हेलो गाइस, आज की क्लास में हम लोग रीड करने वाले हैं कि मेमोरी को स्टडी करने के लिए कौन कौन से मेथड्स होते हैं जो कि हमें बता सकते हैं कि किसी व्यक्ति की जो मेमोरी है, जो स्मृति है, याद रखने की जो क्षमता है वो कैसी है। इसी को लेके एबिंगहॉस का नाम सबसे पहले ही आता है। जैसे कि मैंने आपको मीनिंग के अंदर भी बताया था कि जहाँ पे भी मेमोरी का नाम आए वहाँ पे आपको एबिंगहॉस को ज़रूर डालना है, क्योंकि इन्होंने इस फील्ड में बहुत सारा कार्य किया था। इन्होंने जो मेथड्स दिए वो इनके ऊपर, खुद के ऊपर बेस्ड थे, सेल्फ टेस्टेड थे, वो सेल्फ एडमिनिस्टर्ड थे, जिसके अंदर वो खुद सब्जेक्ट बने थे 1880 के अंदर। इसके अलावा इन्होंने नॉनसेंस सिलेबस की बात करी है। नॉनसेंस सिलेबस के अंदर इन्होंने 3 वर्ड्स के पेयर दिए। फॉर एग्जांपल CVC, जिसको कॉन्सोनेंट, वोवल और कॉन्सोनेंट बोला जाता है। जैसे RAM, अगर मैं R की बात करूँ दैट इज़ कॉन्सोनेंट, M की बात करूँ तो ये भी कॉन्सोनेंट है, और अगर मैं A कहती हूँ तो वो वोवल है। तो इस तरह से इन्होंने, मतलब यहाँ पे तो राम का कोई मीनिंग बन रहा है कि ये नाम है, लेकिन इसी के जैसे इन्होंने नॉनसेंस सिलेबस दिए जिसका कोई मीनिंग नहीं था। ठीक है, ये बहुत ही फेमस आता है और अब के कई बार एग्ज़ाम्स में रिपीट होता है कि जो नॉनसेंस सिलेबस था वो किसने दिया था, तो वो दिया था एबिंगहॉस ने। इसके अलावा मैं सीधा मेथड्स के ऊपर आ रही हूँ। मेथड्स में इन्होंने सबसे पहले बात की है फ्री रिकॉल की। फ्री रिकॉल के अंदर क्या किया जाता है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की स्टडी की जाती है जो हमारे तथ्यों के ऊपर बेस्ड होती है। या फिर अगर मैं बात करूँ तो अगर जो हमने कल की क्लास में टाइप्स पढ़ी थी तो वहाँ पे आया था एपिसोडिक मेमोरी, जो फैक्ट्स के ऊपर आधारित है, तथ्यों के ऊपर बेस्ड होती है। मीनिंगफुल वर्ड्स का भी अध्ययन किया जाता है। इसमें सब्जेक्ट को क्या किया जाता है कि वर्ड्स की लिस्ट दे दी जाती है, उसकी एक सूची दे दी जाती है और एक बार उसको दिखा दिया जाता है। उसके बाद उससे वो लिस्ट ले ली जाती है और लिस्ट ले लेने के बाद उसको कहा जाता है कि आपको जो जो वर्ड्स याद हैं आप हमें वो बताइए। और आप ये नहीं कहेंगे कि आपको सीरीज़ में बताने या नहीं, हमें बस ये चेक करना है कि वो खुद से सीरीज़ में बता पाता है या नहीं बता पाता। इसी से हमें पता चल जाता है, जितनी वो सही वर्ड्स को बता पाता है उसी के बेसिस पे हम ये कह देते हैं जो सामने सब्जेक्ट की मेमोरी है वो कैसी है। नेक्स्ट हमारा आता है रिकग्निशन मेथड। रिकग्निशन के जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है, किसी भी चीज़ को रिकग्नाइज करना या पहचानना। इसके अंदर आता है, वो हम करते क्या है, कुछ वर्ड्स दे देते हैं सब्जेक्ट को और वो वर्ड्स देने के बाद वर्ड्स आपने एक बार दिखा दिए, उसके बाद कुछ डिस्ट्रैक्टर्स वर्ड्स को बीच में ऐड कर देते हैं और ऐड करने के बाद सब्जेक्ट से ये पूछा जाता है कि आपको कौन से वर्ड्स पहले दिए गए थे, आपको उनको पहचानना है। यदि सब्जेक्ट अच्छे से उसको पहचान लेता है तो हम ये कहते हैं कि उसकी मेमोरी अच्छी है। सेकंड हमारा आता है सेंटेंस टास्क वेरिफिकेशन मेथड। इसके अंदर हम जनरल नॉलेज और सिमेंटिक मेमोरी को चेक करते हैं। जनरल नॉलेज जो आपकी सामान्य ज्ञान से संबंधित होती है और सिमेंटिक मेमोरी जो आपके अर्थगत स्मृति होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे हीरो होंडा इज़ ए कार, आप मुझे ये बताएंगे क्या ये बात सही है या गलत है। उसी के बेसिस के ऊपर हम ये बता देते हैं कि इस व्यक्ति की जो मेमोरी है वो कैसी है, उसकी जनरल नॉलेज कैसी है। जैसे भारत में हरियाणा पर्वत स्थित है या नहीं, अगर वो जिस भी क्वेश्चन का आंसर देगा हम उसके बेसिस के ऊपर ये बता देते हैं कि ये सेंटेंस सुनते ही उसको पता चल गया आंसर क्या था, तो इससे हमें पता चल जाता है उसकी मेमोरी कैसी है। नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट आता है प्रीमिंग मेथड। प्रीमिंग मेथड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशंस होती हैं जिसको हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते लेकिन वो हमें याद होती है। फॉर एग्जाम्पल, इसको ये देखिए मैंने लिखा भी है, इसको अनएक्सप्रेस्ड भी बोला जाता है। प्रीमिंग तो बोलते ही हैं। जैसे हॉट वर्ड दिखा दिया, पहले मैंने आपको ये पूरे कंप्लीट वर्ड्स दिखा दिए, जैसे होटल दिखाया, मैंगो दिखाया, अब मैंने आपको हॉट वर्ड दिखा दिया। अब हॉट को आगे जोड़ के आपने कंप्लीट करना है कि ये वर्ड क्या था। अनएक्सप्रेस्ड हो गया, दर्शाया नहीं गया। बिना दर्शाए मैं आपसे मेथड से ये पता लगाने की कोशिश करती हूँ कि ये आपकी मेमोरी कैसी है, चीज़ों को याद रखने की, सूचना को याद रखने की। सेम ऐसे ही पहले मैंगो वर्ड था, मैंने मैन दिखाया, अब आपको ये कंप्लीट करना है। इसके बाद हमारा फोर्थ और वेरी इंपॉर्टेंट मेथड आता है, दैट इज़ न्यूरो इमेजिंग। नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि ये साइंटिफिक मेथड है। सीटी स्कैन जिस तरह किया जाता है उसी तरह आपका एक और टेस्ट किया जाता है, दैट इज़ PET, प्रोजेस्टेरोन एमिशन टोमोग्राफी। इसके अंदर किया क्या जाता है, जिस तरह उसके अंदर मशीन में व्यक्ति को डाला जाता है और उसका सारा स्कैन होकर इमेज सामने आ जाती है, सेम इसके अंदर भी वैसी ही इमेज हमें
देखने को मिलती है, प्रेजेंट की जाती है, लेकिन वो जो इमेज होती है वो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक होती है, बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज हमें देती है। इसके अंदर होता है कि हार्मलेस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नाम का एक इंजेक्शन बॉडी के अंदर छोड़ा जाता है, इंजेक्शन लगाया जाता है, और वो इंजेक्शन लगाने के बाद व्यक्ति का ब्रेन का जो भी पार्ट होता है जो उस टाइम पे एक्टिवेट होता है वो हमें पता चल जाता है कि ब्रेन का ये वाला पार्ट एक्टिवेट है। फाइन। जैसे क्या किया जाता है, मैं अपने सब्जेक्ट को कोई भी एक्टिविटी कोई भी कार्य करने के लिए दे दूंगी, और जब वो उस कार्य को कर रहा है तो ब्रेन का जो भी पार्ट सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है वहाँ पे ब्लड का जो फ्लो है, ब्लड का जो सर्कुलेशन है बहुत ज़्यादा होता है, इससे पता चल जाता है। और ये जो पैट है ये हमें यही बताता है कि ब्रेन का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है, कौन सा पार्ट जो है वो कार्य कर रहा है। इससे हमें पता चल जाता है कि व्यक्ति की कितनी मेमोरी है। फाइन। वो कौन से ब्रेन का पार्ट सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहा है, या बाकी का कंपैरिजन करके भी हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि एक दूसरे व्यक्तियों में भी यही पार्ट है जो रिस्पॉन्सिबल होता है। यदि उसका वह कार्य नहीं कर रहा है तो यही रीज़न होता है कि वो चीज़ों को अच्छे से याद नहीं रख पा रहा या उसकी स्टोरेज नहीं हो रही। तो दैट इज़ ऑल अबाउट योर मैथड्स, और कल की क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे।